Hello guys, welcome back to the Ratan's Ayurveda. Today I'm starting the second lecture of the ऋतुचर्या। तो अष्टांग हृदय की सीरीज स्टार्ट की थी, ऋतुचर्या के भी एक लेक्चर हो चुके थे। तो अब ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने ऋतुचर्या में पढ़ा क्या। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने बता दी है, बेसिक चीजें। अब सिर्फ 6 ऋतु हैं, इनको ऋतुओं के हिसाब से एक एक चीज करके देखते जाना है। तो अभी तक ऋतुचर्या में हम लोगों ने सबसे पहले ऋतुओं के नाम से और महीनों के नाम से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष। और फिर ऋतुएं हम लोगों ने देखी, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शी, वस, हे। फिर उसके बाद से हम लोगों ने उत्तरायण और दक्षिणायन यानी आदान काल और विसर्ग काल के बारे में देखा कि स्टार्टिंग के 3 ऋतुएं शिशिर, वसंत, ग्रीष्म जो है वो उत्तरायण यानी आदान काल में आती है, तथा वर्षा, शरद, हेमंत जो है वो दक्षिणायन यानी विसर्ग काल में आती है। फिर हम लोगों ने देखा उत्तरायण में क्या होता है, सूर्य बलवान हो जाता है और वो क्या करता है, बल का क्षरण करता है प्रतिदिन। और जब दक्षिणायन होता है तो उस टाइम चंद्रमा बलवान होता है और सूर्य की शक्ति वीक पड़ जाती है। तो वर्षा, शरद और हेमंत में क्या होता है, प्राणियों के बल में वृद्धि होती है। तो फिर हम लोगों ने देखा कि किस ऋतु में व्यायाम करना चाहिए, किस ऋतु में बल ज्यादा रहता है, कम रहता है। जैसे हेमंत और शिशिर ऋतु में सबसे ज्यादा बल रहता है, क्योंकि इस टाइम जो सूर्य जो होता है वो बलवान नहीं रहता है। बसंत और शरद में प्राणियों में बल जो होता है वो मध्यम लेवल का होता है, जबकि ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में सूर्य अत्यधिक बलवान हो जाता है। क्योंकि आदान काल में शिशिर से सूर्य बलवान होते होते ग्रीष्म तक जब पहुंचता है तो काफी बलवान हो चुका रहता है। और वर्षा ऋतु में भी अब क्षरण तो होना स्टार्ट हो जाता है वर्षा ऋतु में सूर्य के बल का, लेकिन अभी भी उतना बल का क्षरण नहीं हुआ रहता है, इसलिए वर्षा ऋतु में भी वो बलवान रहता है सूर्य। तो ये हम लोगों ने इसका ऑर्डर पढ़ लिया था कि प्राणियों में बल का और सूर्य के बल का क्षरण कब कब होता है। अब ये थर्ड लेक्चर में हम लोग हेमंत ऋतु की तरफ बढ़ चलते हैं और ऋतुओं पे चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो हेमंत ऋतु के बारे में क्या बताया गया है। हेमंत ऋतु में शीत के द्वारा अवरोध होने के कारण अग्नि जो है वो स्वेद के रूप में बाहर नहीं निकल पाती है। तो अग्नि शरीर के अंदर तो रहती है नॉर्मल, जैसे ग्रीष्म ऋतु हो गया या किसी और ऋतु में हो गया। अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं या थोड़ा सा भी कर रहे हैं तो शरीर के अंदर ऊष्मा जो पैदा होती है उससे क्या होता है, स्वेद निकलता है यानी पसीना निकलता है। लेकिन हेमंत ऋतु में हमें पता है कि बाहर से ठंड बढ़ी हुई है और जिस ठंड के कारण जो हम लोग का पसीना है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, अतः अग्नि जो है वो प्रबल हो जाती है। तो अब जो अग्नि जो है वो श्वेत के रूप में बाहर नहीं निकल पाती है तो बॉडी के अंदर ऊष्मा बनी रहती है। और हमें मॉडर्न से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि श्वेत नहीं निकलता है और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना रहता है, तो वो क्या करती है, अग्नि ही इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखती है। तो श्वेत तो होगा नहीं और साथ ही अग्नि प्रबल हो जाएगी, शरीर की अग्नि जितनी भी अग्नियां हैं वो प्रबल हो जाएंगी। उसके साथ साथ और उस जो अग्नि जो अंदर शरीर के अंदर प्रबल हुई है उस अग्नि को आहार रूपी ईंधन कम मात्रा में मिलेगा तो वो वायु के साथ प्रेरित होकर सभी शरीर के धातुओं को भी पचाने लग जाती है। तो अग्नि प्रबल हुई, अग्नि प्रबल होने से क्या होता है, भूख लगता है और अगर हम उसको प्रॉपर डाइट प्रॉपर भोजन नहीं दिए तो वो क्या करता है, शरीर की धातुओं को ही पचाने लगता है वो अग्नि। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब जितने भी धातुएं हैं इनका भी क्षय होने लगेगा अगर हम लोगों ने प्रॉपर डाइट अपनी बॉडी को हेमंत ऋतु में नहीं दी तो, क्योंकि अग्नि प्रबल है, कुछ भी खाओगे पचा जाएगी। तो देखो वाग्भट जी ने क्या कहा है, हेमंत ऋतु में मधुर, अम्ल एवं लवण रस प्रधान आहार का सेवन करना चाहिए। हम लोगों ने शायद फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि गुरुता का ऑर्डर, कौन सा ज्यादा गुरु होता है, कौन सा ज्यादा कैलोरीफिक होता है। तो मधुर, अम्ल, लवण में ज्यादा कैलोरी होता है, ज्यादा गुरु आहार होते हैं। तो चूंकि अग्नि प्रबल है तो वो कुछ भी पचा सकती है, तो उसको मधुर, अम्ल और लवण आहार हम लोग देंगे, लवण रस युक्त आहार, जिसके कारण अग्नि जो है वो अपना काम सही ढंग से करती रहे। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसमें मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है प्रातःकालीन विधान के बारे में कि देखो सुबह उठ के क्या करना है। तो इसमें लिखा है कि हेमंत ऋतु में रातें जो है वो लंबी होती है, रातें लंबी होती है और दिन छोटा होता है। ठंड में हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं। साथ ही क्या होता है, प्रातः काल होते ही भूख लग जाती है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग में, मॉर्निंग होते ही, सुबह होते ही भूख लग जाती है। क्योंकि अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बताया कि अग्नि प्रबल हो जाती है, अग्नि प्रबल हो जाती है तो उसको आहार चाहिए, तो इसलिए भूख भी लगती है हमें। ठंड में हम लोगों ने वो भी किया होगा, देखा भी होगा, सुबह उठे कि फ्रेश वगैरह होके फिर नहाए, फिर उसके बाद से हम लोग को भूख लग जाती है, फिर खाना चाहिए रहता है। तो देखो प्रातः काल के आवश्यक कार्यों को निष्पादित कर योग्य आहार का सेवन करना चाहिए। यानी कि जितने भी प्रातः काल के आवश्यक कार्य वगैरह हैं, या कहीं जाना है कहीं नहीं जाना है,
तो इन सब को छोड़ के तुरंत स्नान वगैरह करके तुरंत सबसे पहले भूख को शांत करना है। नहीं तो अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे मधुरम लवण वगैरह युक्त से, तो क्या होगा, वो शरीर की धातुओं को ही पचाने लगेगा। तो योग्य आहार बहुत जरूरी है। फिर योग्य आहार के बाद से क्या करना है, अभ्यंग करना है। और अभ्यंग भी कैसे करना है, वात नाशक तैलियों से, क्योंकि वात की वृद्धि होनी स्टार्ट हो गई है, तो वात नाशक तैल से अभ्यंग करना है। अभ्यंग अर्थात मसाज करना है वात नाशक तैल से। उसके साथ ही साथ और क्या करना है, सिर में भी तैल का मर्दन करने के लिए लिखा गया है। तो इस ऋतु में सिर में भी तैल का मर्दन कर सकते हैं, अभ्यंग अभ्यंग भी कर सकते हैं वातनाशक तैल से। फिर उसके बाद से कुशल पहलवानों के साथ कुश्ती करने के लिए बोला गया है। और कुश्ती भी कितना करना है, अर्ध शक्ति के हिसाब से करना है। देखो यहाँ पे ये लिखा है साध, तो साध का मतलब 2 हो जाता है, या तो अर्ध शक्ति भी हो सकता है या तो 3/2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे अर्ध शक्ति से ही मीनिंग लिया गया है कि कुश्ती तो करना है लेकिन अर्ध शक्ति के हिसाब से ही करना है, क्योंकि आयुर्वेद में व्यायाम का विधान है। और हम लोगों ने दिनचर्या में इस पे डिस्कशन भी किया था कि अर्ध शक्ति क्यों करना है। तो ये कुश्ती करना है। उसके साथ से जूडो कराटे के पादाघाट, यानी कि ये ये जो नियुद्ध है, नियुद्ध का मतलब होता है कि जूडो कराटे वगैरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि जूडो कराटे ही को नियुद्ध कहते हैं। तो इन जूडो कराटो आदि का हम लोग उपयोग कर सकते हैं खेल वगैरह में, जिससे हम लोग की बॉडी के अंदर की उष्मा सही से बनी रहे, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो इन सब चीजों का विधान बताया गया है इसमें। अब देखो क्या कह रहा है, स्नान भोजन एवं शयन की विधि। स्नान भोजन और शयन की विधि इसमें बताया गया है। तो क्या बताया गया है, सबसे पहले अभ्यंग का प्रयोग करेंगे। अभ्यंग अभी बताया कि हेमंत ऋतु सॉरी हेमंत ऋतु चल रही है, तो हेमंत ऋतु में टेम्परेचर जो होगा, आउटर टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर गिर जाएगा, और जिसके कारण इंटरनल टेम्परेचर को भी हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा 37 डिग्री के आसपास पे। तो अभ्यंग और ऊपर से वात नाशक तैलों के अभ्यंग हमें आरोग्यता की तरफ ले जाते हैं, तो अभ्यंग करने के लिए बोला गया है। और अभ्यंग के साथ साथ क्या करना है, आमलकी और हरितकी के चूर्ण को कसैले द्रव्यों के कसैले कसैले द्रव्यों के चूर्ण को रगड़कर स्नेह को हटाना चाहिए। जो जो उद्वर्तन वगैरह में बताया गया था, तो आम्लिकी और हरितकी के चूर्ण से शरीर को रगड़ेंगे। फिर नियमानुसार स्नान करना है, फिर नहाना है, जाहिर सी बात है। फिर क्या है, कुमकुम और कस्तूरी आदि उष्ण गुड़ प्रधान द्रव्यों का लेप लगाना है। कुमकुम और कस्तूरी ये उष्ण गुड़ इसमें होता है, उष्ण गुड़ होता है, और इसका लेप लगाना है हम लोग को बॉडी पे। तो कुमकुम को केसर बोल सकते हैं, केसर, ये केसर आदि का, केसर कस्तूरी का लेप लगाना है। फिर उसके बाद से क्या है, अगुरी की धूप की सुगंध लेनी है। अगुरु अगुरु की धूप यानी कि ये होती है, ये भी उष्णवीर की होती है। कुमकुम कस्तूरी का लेप भी उष्णवीर का होता है, और ये भी उष्णवीर की होती है, अगुरु का धूप। तो इसकी सुगंध लेनी है। फिर उसके बाद से मांस का भी सेवन बताया गया है, क्योंकि डाइजेस्टिव पावर बहुत स्ट्रांग है, मांस वगैरह को भी पचा सकते हैं। और मांस वगैरह को भी घृत और तेल में पका के ही मांस का सेवन करना है, ताकि स्निग्धता बनी रहे। फिर मध्य सुरामंड, घन सुरा इत्यादि का भी, यानी सुरापान को भी इसमें बताया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है, तो मांस पियो, सुरा पियो, सब कुछ पचा जाएगा। उसके साथ साथ क्या बोला गया है कि गेहूं के बने आटे के पदार्थ, और उसके साथ से उड़द की दाल, फिर गन्ने की विकृतियां और दुग्ध की विकृतियां। तो गेहूं के आटे का सेवन करना है, उड़द की दाल का सेवन करना है, गन्ने से बने पदार्थों का सेवन करना है, दुग्ध से बने पदार्थों का, यानी कि रस मलाई वगैरह हो गया, या खोआ हो गया, या दुग्ध से बनी विकृतियों आदि का सेवन कर सकते हैं। तो देखो ये जितने भी ये नीचे वाले हैं, मध्य सूरा, गेहूं का आटा, डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग है, कुछ भी खाओ पचा जाएगा। और कुछ ना कुछ पचाने के लिए चाहिए ही, नहीं तो वो क्या करेगा, धातुओं का क्षय करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए हम लोग ये सारी चीजें दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, नया अन्न पचा जाएगा, वसा तेल पचा जाएगा। तो और देखो ये नहाने वगैरह में या शौचादि वगैरह करने टाइम पे सुखोष्ण जल का प्रयोग करना है। तो नया अन्न हो गया, वसा हो गया, तेल हो गया, गन्ने, दूध, ये सारी चीजें आसानी से इस ऋतु में पच जाती है, हेमंत ऋतु में। फिर उसके बाद से इन दिनों प्रवार, तो प्रवार किसको बोलते हैं, रुई का मोटा गद्दा,
जो रुई का मोटा गद्दा होता है या रजाई होती है उसको प्रावार बोलते हैं, और ठंडियों में हम लोग प्रावार का प्रयोग करते ही हैं। फिर अजीन आ जाता है तो अजीन मतलब होता है चमड़ा, चमड़े आदि के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग ठंड में, जहाँ पे ठंड बहुत अधिक पड़ती है, तो वो चमड़े आदि का प्रयोग करते ही है ठंड से बचने के लिए। फिर कैसे, यानी रेशमी वस्त्र, तो रेशमी वस्त्र भी हमें बचने में सहायता करता है ठंड से। फिर प्रवेड़ी हो गया, प्रवेड़ी मतलब सिला हुआ वस्त्र, बहुत सारे लोग बहुत तरह की वस्त्र सिलवाते हैं ठंड से बचने के लिए, तो ये प्रवेड़ी के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद से क्या करना है, हल्का ऊनी का चादर भी ओढ़ना है। ऊनी का चादर ओढ़ने से क्या होता है कि अंदर की उष्मा अंदर बनी रहती है, और ऊनी जो चादर होती है वो गर्माहट पैदा करती है। उसके साथ साथ क्या करना है, प्रातः काल सूर्य किरणों का सेवन करना है। प्रातः काल जाना है, अगर धूप खिली हुई है तो हल्का सा धूप में जाके सनशाइन सन बाथ को लेना है, तो वो क्या करता है, शरीर में उष्मा बनाए रखता है। साथ ही फिर स्वेदन करना है, स्वेदन यानी कि स्टीम बाथ, स्वेदन यानी कि स्टीम बाथ ले सकते हैं। ये भी शरीर का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और देखो कितना है, उस टाइम के लोगों ने बताया कि क्या है, जूते मोजे वगैरह पहन के निकलना है पैर वगैरह में कुछ, क्योंकि ठंड वगैरह नहीं लग जाए। तो काफी शानदार तरीके से बताया हुआ है वाघभट जी ने कि कैसे हम लोगों को ये हेमंत ऋतु की ऋतुचर्या फॉलो करनी है। और जाहिर सी बात है, इसमें से सब मोस्ट ऑफ द चीजें हम लोग अपने डेली लाइफ में हेमंत ऋतु में फॉलो करते ही हैं, तो रिलेट कर सकते हैं। और अगर एग्जाम वगैरह में आए तो फिर खुद खुद एकदम अपने माइंड में ऐसे दिमाग में सोच के कि भाई हम लोग हेमंत ऋतु में क्या क्या करते हैं, जैसे अभ्यंग करते हैं, तेल वगैरह लगाते हैं, वातनाशक तेल लगाते हैं, साथ ही मांस खाओ, गेहूं का आटा खाओ, उड़द की दाल खाओ, गन्ने खाओ, दूध की विकृतियां खाओ, सब कुछ पच ही जाता है। साथ ही हम लोग ये प्रावार अजीन यानी कि मोटे गद्दे, ऊनी गद्दे, फिर रेशमी वस्त्र वगैरह का उपयोग करते हैं, सूर्य के किरण का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे बना के भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें लेकिन पता होनी चाहिए, श्लोक भले ही नहीं याद हो, लेकिन ये सारी चीजें अगर हेमंत ऋतु पे आ जाए तो लिखनी है, और श्लोक स्टार्टिंग वाला फर्स्ट श्लोक तो लिखना ही है। फिर देखो शीतनाशक विधि क्या बताई है, तो शीतनाशक विधि में क्या बताया, स्त्री संसर्ग, यानी कि स्त्री संसर्ग के लिए ये ऋतु हेमंत ऋतु उचित बताई गई है। साथ ही जितने भी दंपति हैं वो संतान की कामना आदि कर सकते हैं, तो हेमंत ऋतु में स्त्री संसर्ग किया जा सकता है, तो ये बताया गया है इसमें। फिर उष्ण निवास विधि, यानी कि रहना कहाँ पे है, तो रहने के लिए बताया गया है कि जलते हुए अंगारों से तप्त मकान के तहखाने में, जलते हुए अंगारों से तप्त मकान के तहखाने में, यानी कि मकान में तहखाना है, तहखाने में अंगार लगी हुई है, तो ऐसे स्थान पे निवास किया जा सकता है। साथ ही घर के भीतर बनी हुई गुफा में, घर के भीतर अगर कोई गुफा टाइप की बनी हुई है जहाँ पे शीतल वायु और शीत वगैरह और वायु वगैरह अगर नहीं जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी दोष नहीं होता है, यानी कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की बात हो रही है। अगर मकान के अंदर तहखाना है, तहखाने के अंदर अंगार जल रही है, और वहां पे हम लोग प्रॉपर रह रहे हैं, जिससे शीत वगैरह या फिर वायु वगैरह, तेज वायु वगैरह हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, या घर में किसी गुफा के अंदर छिपके रह रहे हैं। साथ ही जो मैंने बताया कि प्रावार हो गया, कैसे हो गया, प्रवेड़ी हो गया, इन सब चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को कोई दोष नहीं होता है। फिर शिशिर ऋतु में क्या बताया गया है कि शिशिर देखो हेमंत ऋतु खत्म हो गई, और सेम टू सेम वाघभट जी ने कहा है कि जितने भी हेमंत ऋतु के विधान फॉलो किए गए हैं उनको विशेष रूप से शिशिर ऋतु में भी फॉलो किया जाता है, क्योंकि हेमंत ऋतु में भी ठंड रहती है, शिशिर ऋतु में भी ठंड बनी रहती है, शीतलहर चलती रहती है, रुक्षता बनी रहती है शरीर में, और इस कारण ऊपर से शिशिर ऋतु में क्या होता है, आदान काल प्रारंभ हो जाता है, जिससे रुक्षता और बढ़ने लगती है। तो जितने भी हेमंत ऋतु में जितने भी ऋतुचर्या बताई गई है वो सेम टू सेम एज इट इज शिशिर ऋतु में भी फॉलो करते हैं। तो शिशिर ऋतु में बस इतना है कि हेमंत ऋतु के विधान शिशिर ऋतु के लिए भी विशेष रूप से हैं, क्योंकि शिशिर ऋतु में हेमंत की अपेक्षा अधिक शीतल वायु यानी शीतलहर चलने से रुक्षता आने लगती है, और यह रुक्षता जो है वो आदान काल के कारण भी आती है। तो शीतलहर चलेगी, बॉडी में रुक्षता आएगी, और यह रुक्षता आदान काल हो जाता है तो और रुक्षता आती है। तो जितने भी हेमंत ऋतु में विधान बताए गए हैं, चाहे वो अभ्यंग हो गया, चाहे वो अगुरु की धूप हो गई, चाहे वो प्रावार कैसे आदि वस्त्रों का प्रयोग हो गया, या नए अन्न जल का सेवन हो गया, या फिर
या फिर स्त्री संसर्ग के लिए विशेष रूप से बताया गया है। तो ये सारी चीजें शिशिर ऋतु के लिए भी अप्लाई है। तो देखो 2 ऋतुएं खत्म हो गई, हेमंत ऋतु खत्म हो गई और शिशिर ऋतु भी खत्म हो गई। नेक्स्ट आता है वसंत ऋतु। तो अब चलिए वसंत ऋतु स्टार्ट करते हैं। तो वसंत ऋतु में अप्रोक्स कौन सा महीना होता है? जनवरी, फेब, मार्च के आसपास ये वसंत ऋतु में लेते हैं हम लोग। तो देखो मार्च के आसपास में हम लोग को क्या खुद रिलेट कर सकते हैं, क्या क्या हमें देखने को मिलता है। जो ठंड है वो हल्की हल्की कम होने लगती है, और क्या होता है कि वायुमंडल स्वस्थ हो जाता है, जो शीतलहर हो जाती है वो कम हो जाती है, कोयल की आवाज सुनाई देने लगती है। तो ऐसे हम लोग रिलेट करके अगर एग्जाम वगैरह में आए तो खुद से ही लिख सकते हैं। लेकिन देखो एक बार मैं इसको कवर करवा देता हूँ वसंत ऋतु को कैसे क्या होता है। शिशिर ऋतु में संचित कफ दोष वसंत में सूर्य के ताप से पिघलकर कुपित होकर जठराग्नि का नाश करके बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करता है। तो देखो क्या बता रहा है कि शिशिर ऋतु में जो हम लोग का कफ दोष आदि संचित हुआ है, शिशिर ऋतु में ठंड बढ़ी हुई थी, कफ जो है वो संचित होना स्टार्ट हो गया था। तो जो भी कफ संचित हुआ है शिशिर ऋतु में, वो वसंत ऋतु जैसे ही आता है, वसंत ऋतु में सूर्य निकलने लगता है, तो वो सूर्य के ताप से कफ दोष जो है वो पिघलने लगता है। और पिघल कर क्या होता है, पिघल कर कुपित हो जाता है, और कुपित होकर जठराग्नि आदियों का नाश कर देता है। और ये नाश होने के कारण शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः जितने भी ये रोग हुए हैं, इन रोगों को, जो भी प्रकोपित कफ के कारण है, शीघ्र ही जीतना चाहिए, तुरंत ही इनका निवारण करना चाहिए, नहीं तो ये लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दे सकता है। तो अब इसको जीतना कैसे चाहिए, ये जितना भी कफ दोष शिशिर ऋतु में संचय हुआ है, एक मैं लिस्ट बना दूंगा कि किसमें शिशिर, वसंत और ग्रीष्म या इन सब ऋतुओं में वात, पित्त और कफ दोष संचित होते हैं, प्रसर होते हैं, प्रकोपित होते हैं। तो इसका मैं एक लास्ट में एक चार्ट बनवा दूंगा। अभी इतना याद कर लो कि वात, पित्त, कफ, जो शिशिर ऋतु में है वो कफ का संचय होता है, और वसंत ऋतु में क्या है, ये जो भी कफ दोष हुआ है वो प्रकोप कर रहा है। तो प्रकोप करके क्या कर रहा है, जठराग्नि का नाश कर रहा है और बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति कर रहा है। तो अब ये जो कफ जो ठंड में संचय हुआ है, उसको हम लोग जीतेंगे कैसे? तो जीतने का विधान बताया है वाघभट जी ने बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए देखते हैं। तो इसमें वाघभट जी ने कहा है कि इस प्रकोपित कफ के शोधन हेतु तीक्ष्ण औषधियों से वमन कराएं। तो तीक्ष्ण औषधियों से वमन कराना है। तो वमन हम लोगों ने पढ़ा था, वस्ति वीरे को वमनम तथा तैलम घृतम बनू, यानी कि वमन जो था वो कफ के लिए आ रहा था। तो तीक्ष्ण औषधियों से वमन कराएंगे तो शरीर के जितना भी कफ प्रकोपित हुआ है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो तीक्ष्ण औषधियों से वमन कराने के लिए बोला है, साथ ही साथ तीक्ष्ण नस्य लेने से भी बोला है। तीक्ष्ण नस्य लेने से क्या होता है, भाप लेने से हम लोग का जो इंटरनल जो कफ होता है वो पिघल के शरीर से बाहर निकल जाता है। तीक्ष्ण नस्य लेने को बोला है, और भी जितने विधाएं हैं अपना दिमाग लगा के उससे ये कफ की चिकित्सा करनी चाहिए। मेन जो है वो तीक्ष्ण औषधियों से वमन और तीक्ष्ण नस्य कराना है। साथ ही भोजन को क्या रखना है, रुक्ष एवं लघु रखना है। भोजन रुक्ष एवं लघु रखना है, ज्यादा कोई हार्ड भोजन नहीं लेना है, क्योंकि वातावरण में रुक्षता आ गई है। तो ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग खाएंगे तो पचने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो भोजन को नॉर्मल रखना है। ऊपर से कफ प्रकोपित है, तो भोजन को लघु रखना है और रुक्ष रखना है। साथ ही साथ विहार चिकित्सा में क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें तो ठीक है, मेडिसिनल हो गया या फूड रिलेटेड हो गया। अब विहार चिकित्सा में क्या किया जा सकता है, तो विहार में व्यायाम किया जा सकता है। व्यायाम में हम लोगों ने देखा रनिंग करते हैं या फिर कोई भी हैवी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हम लोग की बॉडी से कफ निकल सकता है। तो जितना भी कफ जो होता है वो गल के शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। तो विहार चिकित्सा में व्यायाम बताया गया है, साथ ही साथ उद्वर्धन बताया गया है। तो उद्वर्धन वही मैंने बताया था कि शरीर को रगड़ना है, जिससे कि जितना भी शरीर का स्नेह है, कफ है, वो गल सके। साथ ही शरीर आघात यानी कि वर्कआउट करने के लिए बोल रहा है, वर्कआउट की बात कर रहा है। तो शरीर आघात यानी कि वर्कआउट, तो वर्कआउट आदि भी करके हम लोग इस कफ को जीत सकते हैं। अब देखो स्नान, लेप एवं भोजन की विधि बताया है। तो सबसे पहले क्या करना है, विधि पूर्वक स्नान करना है। फिर विधि पूर्वक स्नान करने के बाद क्या करना है, कपूर, चंदन, अगुरु, कुमकुम के द्वारा लेप शरीर में लगाना है। कपूर, चंदन, अगुरु एवं कुमकुम का लेप जो है वो शरीर में लगाना है। और भोजन में क्या करना है, भोजन में चूंकि रुक्षता आ गई है, ऊपर से कफ प्रकोपित हो रखा है, तो हम लोग को थोड़ा सा हल्का भोजन करना है। तो पुराने जौ का हम लोग सेवन कर सकते हैं।
पुराने जौ के साथ साथ हम लोग गेहूं की रोटी भी खा सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या करना है, चूंकि हम लोग का जो है वो कफ डोमिनेट कर रहा है, इस टाइम पे कफ प्रकोपित हो रखा है, तो वसंत ऋतु में हम लोग तथा तैलम घृतम मधु, तो मधु का सेवन हम लोग को बताया गया है कफ के शमन के लिए, तो मधु का सेवन किया जा सकता है। साथ ही क्या किया जा सकता है, जंगल मांस का भी सेवन किया जा सकता है, लोहे की सलाखा में पकाकर, यानी कि लोहे की सलाखा में भून कर जंगली जानवरों के मांस आदि का सेवन करने के लिए बताया गया है वसंत ऋतु में। पान विधि क्या बताई गई है तो देखो, तो इसमें बताया गया है कि आम का सेवन करने के लिए, क्योंकि वसंत ऋतु में आम आदि आने लगे हैं, तो आम का सेवन किया जा सकता है मित्र मंडली के साथ, या फिर जो भी आपका प्रिय है उसके साथ बैठकर आम के रस आदि का सेवन किया जा सकता है। और इसके साथ से दोष रहित आसव अरिष्ट सिद्धू मुनक्का द्वारा निर्मित सुरा एवं महुआ के आसव का सेवन भी मित्रों के साथ बताया गया है। तो सुरा आदि का भी सेवन जो है वो मित्र आदि मंडली के साथ बैठकर किया जा सकता है, या जो भी आपके प्रिय हो सकते हैं, कोई भी प्रिय हो सकता है फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं कोई, या फिर फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, तो उनके साथ बैठकर आम आदि रसों का सेवन किया जा सकता है, या फिर मुरक्का या मुनक्का द्वारा निर्मित सुरा या फिर महुआ के आसव आदि का भी सेवन किया जा सकता है। उसके साथ साथ क्या बताया गया है कि अदरक के जल का सेवन किया जा सकता है, साथ ही चंदन के जल का सेवन किया जा सकता है, और क्या है, मधु मिश्रित जल का सेवन किया जा सकता है, नागरमोथा के क्वथित जल का सेवन किया जा सकता है। देखो इसमें क्या होता है, नागरमोथा के कथित द्वार, ये नागरमोथा मिला हुआ जल होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, नागरमोथा क्वथित जल को जलदाम्बू बोलते हैं, जलदाम्बू। देखो ये रहा जलदाम्बू हो गया, और एक है श्रृंगवेराम्बू, तो इसको बोलते हैं अदरक, अदरक वाला जल, इस जल में अदरक मिश्रित होता है। और साराम्बू जो है वो उबले हुए जल को बोलते हैं, साराम्बू उबला हुआ जल। तो देखो आम आदि का सेवन या सुरा आदि का सेवन जो है वो मित्र मंडली या जो भी तुम्हारा प्रिय है उसके साथ बैठकर किया जा सकता है। साथ ही अदरक का जल, चंदन का जल, मधु मिश्रित जल, नागरमोथा नागरमोथा क्वथित जल, इन सब चीजों का, और ये जलदाम्बू हो गया, श्रीवड़ेवाम्बू हो गया, साराम्बू हो गया, तो इन सब चीजों का प्रयोग किया जा सकता है इस ऋतु में, वसंत ऋतु में। अब देखो मध्याह्न पे चर्चा करते हैं कि दिन में क्या करना है। तो इस प्रकार के, देखो इसमें क्या होता है कि दक्षिण दिशा की शीतल वायु बह रही होती है, दक्षिण दिशा की शीतल वायु बह रही होती है, और ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहाँ पे शीतल वायु का स्पर्श हो बॉडी को, यानी कि आराम से बाहर खुले में बैठा जा सकता है जहाँ पे दक्षिण दक्षिण दिशा की वायु बह रही हो, साथ ही जल प्रवाहित हो रहा हो आसपास, क्योंकि रुक्षता आने लगी है, सूर्य प्रबल होने लगा है, तो जहाँ पे जल आसपास प्रवाहित हो रहा हो तथा सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा हो, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा हो, वहां पे बैठना चाहिए। तो देखो क्यों नहीं सूर्य का प्रकाश, क्योंकि रुक्षता बढ़ने लगी है, सूर्य जो है वो अब तेज होने लगा है, तो थोड़ा हल्का हल्का जहाँ पे छाया हो, तो जैसे पेड़ वगैरह के नीचे हम लोग बैठ सकते हैं, या फिर नदी वगैरह के किनारे जहाँ पेड़ हो, शीतल वायु बह रही हो, ऐसे स्थान पर बैठा जा सकता है, ताकि फर्श जो है, और कहाँ बैठा जा सकता है, फर्श जो है वो रत्नों के समान कांतिमय हो, फर्श जो है वो रत्नों के समान कांतिमय हो रहा हो, यानी कि साफ सुथरी जगह पर हम लोग को बैठना चाहिए, और ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहाँ वन वगैरह में कोयल आदि की साउंड हो रही हो। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वसंत ऋतु इमेजिन करते ही कोयल की साउंड आती है, तो देखो कोयल की साउंड आ गई, ये ऐसे जगह पर बैठना चाहिए जहाँ पे कोयल की आवाज सुनाई दे रही हो। साथ ही साथ पुष्प और वृक्ष जो है वो सुगंध वाले पुष्प हो, वृक्ष हो अच्छी अच्छी, इनके साथ साथ जिनके भी साथ आप चाहो कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या मित्र है, या फिर कोई मित्र मंडली है, ग्रुप है,
तो इन सब के साथ बैठ के आराम से कि भाई तुम अपनी कहानी सुनाओ, तुम अपनी कहानी सुनाओ, ऐसे करके चर्चा वगैरह किया जा सकता है। तो ये दिन में करने के लिए योग्य बातें बताई गई हैं। फिर अपथ्य की बात कर लेते हैं। अपथ्य यानी कि क्या क्या नहीं करना है। तो अपथ्य में क्या करना है? गुरु अर्थात देर से पचने वाले भक्ष्य पदार्थ, अम्ल रस वाले खाद्य पदार्थ तथा मधुर आहार को त्याग कर देना चाहिए। तो स्निग्ध हो गया, गुरु हो गया, अम्ल हो गया या फिर मधुर पदार्थ हो गया, तो ऐसे पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। क्यों त्याग कर देना चाहिए? कि हम लोग लास्ट ऋतु यानी कि हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में हम लोगों ने देखा था ठंड बढ़ी हुई है, जठराग्नि प्रदीप्त है, जिसके कारण हम लोग कुछ भी खाओ पच सकता है, मधुर खाओ या कुछ कुछ भी हैवी खाओ। लेकिन अब जैसे जैसे ऋतु आगे बढ़ी और वसंत ऋतु आई, तो वसंत ऋतु में क्या होता है कि सूर्य जो है प्रबल होने लगा, रुक्ष होने लगा। अब वो क्या करता है कि शरीर का जो है बल वो खींचने लगता है, जिसके कारण हम लोग कुछ भी खाओ वो नहीं पच सकता है। तो इसीलिए जो हैवी चीजें हैं जैसे मधुर अम्ल हो गया, गुरु चीजें हो गई, स्निग्ध चीजें हो गई, तो ऐसी चीजों का हम लोग को त्याग कर देना चाहिए इस ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु देख लेते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु भी देख ही लेते हैं और क्या। देखो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि सूर्य अति तीक्ष्ण किरणों वाला होकर, सूर्य जो है अति तीक्ष्ण किरणों वाला होकर संसार के स्नेह को नष्ट करता है। तो संसार का स्नेह नष्ट कर देता है। ये क्या करता है? संसार का स्नेह नष्ट करता है, अर्थात रुक्षता बढ़ाता है संसार में। और क्या होता है कि जो है वो बल जो है वो उसको नष्ट करने लगता है। बल तो नष्ट होता ही है, साथ ही साथ प्रतिदिन श्लेष्मा का भी क्षय होने लगता है। तो श्लेष्मा जो है वो घटने लगती है, यानी कि कफ जो है वो बॉडी की घटने लगती है। उसके साथ साथ वात दोष की वृद्धि होने लगती है, तो वात शरीर का बढ़ने लगता है। उसके साथ साथ क्या है? लवण, कटु और अम्ल। लवण, कटु और अम्ल रसों के साथ साथ व्यायाम और धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। इस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु आने से ही ज्यादा अत्यधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब करने से देखो लवण हो गया, कटु हो गया, अम्ल हो गया, ये सब जो है वो व्यायाम हो गया, धूप हो गया, तो ये मोस्टली क्या करते हैं? वात को बढ़ाते हैं। और वात बढ़ने से क्या होता है कि बॉडी का जो इंटरनल बॉडी का जो वात बढ़ेगा तो बाहर भी जो है वो रुक्षता बढ़ी हुई है, साथ ही शरीर का भी वात बढ़ने लगेगा, तो आदमी जो है वो रोग से पीड़ित हो सकता है। देखो इसमें मेन मेन रूप से जो है वो कटु की मनाही की गई है, लेकिन लवण और अम्ल की भी वाग्भट जी ने विशेष रूप से बात की है। तो ये जो है व्यायाम हो गया, धूप हो गया, तो ये सब जो है वो वात की वृद्धि करेंगे, तो इसलिए जो है वो और ज्यादा आदमी पसीना पसीना हो जाएगा, तो ग्रीष्म ऋतु में इसकी मनाही की गई है। थिंग्स शुड बी टेकन, तो आहार वगैरह में क्या लेना है? तो मधुर आहार अन्नों का सेवन करना है, क्योंकि रुक्षता आई हुई है, तो बाहर रुक्षता आई हुई है तो शरीर के अंदर मधुर आहार को लेना है। उसके साथ लघु आहार, लघु यानी कि ऐसा आहार जो आसानी से पच जाए। साथ ही स्निग्ध आहार, जिससे बॉडी के अंदर स्निग्धता आए, क्योंकि बाहर रुक्षता फैली हुई है तो शरीर भी रुक्ष हो जाएगा, तो उसके लिए स्निग्ध पदार्थों का सेवन करना है। और गर्मी में शीतल आहार हम लोग लेते ही है, क्योंकि बहुत पसीना होता है, स्वेटिंग होती है, तो उससे बचने के लिए शीतल आहार का सेवन बताया गया है। साथ ही पेय पदार्थों का भी सेवन किया जा सकता है। शीतल में पानी पानी की बात कर लेते हैं। तो पानी ऑलवेज शीत नेचर का होता है। पानी जो है वो ऑलवेज शीत नेचर का होता है, चाहे वो हॉट वाटर ही क्यों ना हो। हॉट वाटर होगा तो भी शीत नेचर का ही होगा, और अगर ठंडा पानी अगर हम लोग पियेंगे तो भी वो शीत नेचर का भी होगा। तो गर्मी में क्या है? शीतल यानी ठंडा पानी पीने की बात बताई गई है। मोस्टली ठंडा पानी पी सकते हैं। फिर स्नान एवं सत्तू का विधान बताया गया है कि शीतल जल से शरीर का स्नान करना है, यानी जल जो है वो शीतल होना चाहिए, शीतल जल से स्नान करना है। तो स्नान करने के बाद क्या करना है? सत्तू विद शर्करा, यानी कि शर्करा के साथ सत्तू का पान करना है। शर्करा के साथ सत्तू को चाटना चाहिए। अल्कोहल की बात करते हैं। तो अल्कोहल का मद्यपान की मनाही की गई है, मद्य न पिए। तो मद्यपान नहीं करना है ग्रीष्म ऋतु में। साथ ही अगर पीना भी है तो अल्प मात्रा में लेना है, मद्यपान करना ही नहीं है, लेकिन अगर मान लो कभी बहुत जरूरी हो गया, कुछ करना ही है, तो भी अल्प मात्रा में ही करना है। और अल्प मात्रा का मतलब क्या है कि जो मद्य होगा वो बहुत कम होगा और जो जल होगा वो बहुत ज्यादा होगा।
तो अगर थोड़े से मध्य में बहुत ज्यादा जल मिला के पीना चाहिए अगर पीना ही है तो। देखो अगर फिर भी कोई मद्यपान करता है, फिर भी कोई मद्यपान करना कंटिन्यू करता है ग्रीष्म ऋतु में, तो क्या हो सकता है, उसको सोच यानी राज्य क्षेमा हो सकता है, साथ ही साथ शैथिल्य हो सकता है, शरीर में दाह हो सकता है, शरीर में दाह उत्पन्न हो सकता है, इसके साथ से मोह की उत्पत्ति हो सकती है। मोह यानी कि प्राणियों का अज्ञान, यानी कि उसको कोई ज्ञान नहीं रह सकता है, कोई ज्ञान नहीं रखता है, इधर उधर नशे में डोलता रहता है। साथ ही शरीर के अंदर से बर्निंग सेंसेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये मद्यपान अधिक करने से हानि हानि बताई गई है। भोजन की विधि क्या बताई गई है, तो भोजन की विधि बताई गई है कि शीतल साली चावल, शीतल साली चावल का जो है वो पान करना है। और कैसे चावल का पान करना है, ऐसा चावल जो चमेली के पुष्प के समान श्वेत हो, ऐसा चावल जो चमेली के पुष्प के समान श्वेत हो, ऐसे साली चावल का सेवन करना है। साथ ही साथ ऐसे चावल का सेवन करना है जो चंद्रमा के समान शीतल हो, चंद्रमा के समान शीतल हो तथा चमेली के पुष्प के समान श्वेत हो, ऐसे चावल का सेवन हमें किया जा सकता है ग्रीष्म ऋतु में। और किसके साथ करना है, जंगल प्राणियों के मांस के साथ। तो जंगल प्राणियों के मांस के साथ साली साली चावल का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये भोजन की विधि बताई गई है। तो जंगल मांस की क्यों लिख ही देता हूँ मैंने, तो कंफ्यूज हो जाओगे लोग। तो जंगल मांस को क्यों बोला गया है, क्योंकि ये खाने में इजीली डाइजेस्टेबल होता है, हल्के होते हैं, लघु होते हैं, इसलिए जंगल मांस को बोला गया है ग्रीष्म ऋतु में चावल के साथ खाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में चल देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, पेय विधान बताए गए हैं। तो पेय विधान हम लोग देख लेते हैं। तो पेय विधान में क्या है, पतले मांस रस का सेवन करने के लिए बताया गया है। पतले मांस रस यानी कि गाढ़ा नहीं होना चाहिए, अगर मांस रस भी लेना है तो पतला मांस रस का सेवन किया जा सकता है। ये जो भी नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए बताया गया है। तो वो लोग पतले मांस रस आदि का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या बताया गया है, रसाला बताया गया है। ये विधान में रसाला पी सकते हैं। तो रसाला होता क्या है, तो वो देख लेते हैं। तो रसाला क्या होता है, दही में शक्कर, घी, काली मिर्च, शुंठी, कपूर, तो ये सबको मिलाकर श्रीखंड या जब लस्सी हम लोग बनाते हैं, यानी कि मेन कंपोनेंट क्या रहता है, दही रहता है। दही में हम लोग शक्कर हो गया, घी हो गया, काली मिर्च हो गया, शुंठी हो गया, कपूर हो गया, और ये सारी चीजें जो भी होती है इन सबको मिक्स करके हम लोग जो श्रीखंड या लस्सी बनाते हैं वो रसाला कहलाती है। फिर रसाला के बाद से क्या क्या बताया गया है, राग बताया गया है। तो राग का मतलब क्या होता है कि मधुर, अम्ल और लवण रस, यानी कि तीनों रसों को मिला दिया जाता है। मधुर, अम्ल और लवण रस को, तीनों रसों को मिलाकर पीने योग्य जो शरबत या रायता बनाया जाता है उसे राग बोलते हैं। तो रसाला हो गया और राग हो गया। फिर आता है खांडों का सेवन बताया गया है। तो खांडों को यानी कि मुरब्बा से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि मुरब्बा जैसा ही होता है खांडो। तो खांडो जो है वो मुरब्बा से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। फिर क्या बताया गया, फिर पंचसार के बारे में बताया गया। पंचसार, तो पंचसार को ऐसे में बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो पंचसार बता देता हूँ मैं क्या होता है। तो पंचसार जो होता है वो शहद हो गया, खजूर हो गया, मुनक्का हो गया, फालसा हो गया, मिश्री हो गया, तो इन पांचों के मिश्रण से क्या किया जाता है, पंचसार शरबत बनाया जाता है। शहद, खजूर, मुनक्का, फालसा, मिश्री, ये क्वेश्चन आता है तो फिर ये आप लोग को याद होना चाहिए कि पंचसार शरबत किसे कहते हैं। तो शहद, पंचसार शरबत में शहद शहद होता है, खजूर होता है, मुनक्का होता है, फालसा होता है, मिश्री होता है। तो इनसे पंचसार शरबत बना लेते हैं। फिर उसके बाद से उसमें क्या करते हैं, पंचसार शरबत में अम्ल रस मिलाते हैं, और अम्ल रस को मिला के फिर क्या कहते हैं, मिट्टी के पात्र में सेवन सेवन करना है। और मिट्टी के पात्र में पीने से पूर्व जो है वो पाटला के पुष्प से या कपूर आदि से सुगंधित कर लेना है हल्का हल्का, कि भाई उसमें से अच्छी अच्छी खुशबू आती हो। तो वो यही बताया गया है यहाँ पे कि पाटला के पुष्प हो गया या फिर कपूर आदि से हो गया, उसको हम लोग सुगंधित बना देंगे। तो ये मिट्टी के पात्र में सेवन किया गया है। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। रसाला में क्या होता है, दही में शक्कर, घी, काली मिर्च, शुंठी, कपूर आदि मिला देते हैं, लस्सी बना देते हैं। राग में मधुर, अम्ल, लवण रस का शरबत या रायता बना लेते हैं। खांडों को मुरब्बा से रिलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट मुरब्बा नहीं होता है लेकिन रिलेट कर सकते हैं, मुरब्बे मुरब्बे की ही प्रकार की आकृति होती है। और जो पंचसार शरबत है वो शहद, खजूर, मुनक्का, फालसा, मिश्री, ये तो याद ही होनी चाहिए। इनसे मिला के पंचसार शरबत बनाते हैं, और उसमें क्या है, हल्का सा अम्ल रस मिलाते हैं और मिट्टी के पात्र में इसका सेवन करते हैं सुगंधों के साथ। तो सुगंध किसकी, कपूर की और पाटला के पुष्पों की। तो ये बताया गया है पेय विधान। फिर रात्रि में क्या दुग्धपान वगैरह बताया गया है। तो
रात्रि का भोजन देख लेते हैं। तो तालिश चूड़ कपूर मिश्री से बना हुआ फूड हम लोग को बताया गया है कि तालिश चूड़ हो गया, कपूर हो गया, मिश्री हो गया, इन सब से बना हुआ फूड फूड जो है वो किया जा सकता है। फिर क्या बताया गया है कि भैंस के दुग्ध का सेवन किया जा सकता है। तो ग्रीष्म ऋतु में भैंस के दुग्ध का रस का सेवन किया जा सकता है। साथ ही तालिश चूड़ कपूर हो गया, मिश्री हो गया, इन सब चीजों से बना जो फूड हो गया या खाने वाला पदार्थ हो गया, इन सब चीजों का सेवन किया जा सकता है। अब देखो, एक एक हंसोदक आता है और एक शशांक किरण आता है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है कि शशांक किरण किस ऋतु में होता है और हंसोदक किस ऋतु में होता है। शशांक किरण तो यहाँ पे आ गया तो बता देंगे हम लोग ग्रीष्म ऋतु में होता है, लेकिन एक हंसोदक होता है। तो हंसोदक के बारे में हम लोग डीप चर्चा करेंगे कि हंसोदक कैसे बनता है। तो वो आएगा शरद ऋतु में, नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करूंगा, आज ग्रीष्म ऋतु तक ही पढ़ते हैं। तो हंसोदक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा। तो हंसोदक जो है वो शरद ऋतु में आता है। तो देखो इसमें क्या होता है, शशांक किरण में जो चंद्रमा होता है एवं नक्षत्र वगैरह की स्थिति ऐसी होती है कि जो शीतल हो गया और मिश्रित हो गया, भैंस का दूध हो गया या कुछ भी खाने पीने का सामान हो गया, उसको हम लोग बाहर चंद्रमा के लाइट में हम लोग रख देते हैं। फिर चंद्रमा और नक्षत्रों द्वारा उसको अच्छा कर दिया जाता है, शुद्ध कर दिया जाता है और काफी प्रबल ऐसा ऐसा बना दिया जाता है ताकि वो सभी शरीर के सभी दोषों का शमन कर सकता है। तो चंद्रमा एवं नक्षत्रों द्वारा शीतल मिश्री युक्त भैंस के दुग्ध का सेवन करने के लिए बताया गया है। इसमें मध्याह्न की चर्चा क्या बताया गया है कि रेस्ट ऑन शीतल ऑन कंफर्टेबल प्लेसेस, यानी कि कहाँ पे सोना है कि जहाँ पे जाहिर सी बात है कि सूर्य की किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही हो, या तो पेड़ के नीचे हो सकता है या ऐसे जगह पे जहाँ पे छाया हो, तथा वन में हो सकता है जहाँ माधवी की बेलें हो, अंगूर के गुच्छों से युक्त बेलें हो, यानी कि बहुत सारे पेड़ पौधे हो, छाया प्रॉपर बनी हुई हो, हल्की हल्की हवा भी आ रही हो, तो ऐसे जगह पे विश्राम करना चाहिए। यानी कि शीतल एवं कंफर्टेबल प्लेसेस पे विश्राम करने के लिए बताया गया है। अब क्या बताया गया, रूम फॉर स्लीप, यानी कि सोना कहाँ पे है। तो स्लीप ऑन कोल्ड एंड ह्यूमिड प्लेसेस, तो ऐसे जगह पे सोना है जहाँ पे कोल्ड हो और ह्यूमिड प्लेसेस हो, यानी कि ठंड हल्की हल्की बनी हो, हल्की हल्की हवा चल रही हो, कंफर्टेबल होना चाहिए। कंफर्टेबल यानी कि ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से, ग्रीष्म ऋतु में आदमी थोड़ा सा भी कहीं भी होता है या फिर हवा नहीं चल रही होती है तो आदमी पसीना पसीना हो जाता है। तो समर फ्री प्लेसेस पे सोना चाहिए, ऐसे जगह पे जहाँ पे जैसे कहीं कहीं मान लो शीतल जल हो रहा है, नदी वगैरह के किनारे हो गया, जहाँ पे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, वन में आम आम के पेड़ लगे हुए हैं, कहीं भी पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो उन सब के नीचे सोया जा सकता है। तो मेन कुल मिला के इसमें यही है, इसका मतलब है कि कोल्ड एवं ह्यूमिड प्लेसेस हम लोग को चूज करना है और कंफर्टेबल और समर फ्री होना चाहिए। फिर क्या है, सिटिंग इन मून नाइट। तो मून नाइट के बारे में क्या बताया गया है कि ऐसे जगह पर सोना चाहिए जहां पे चूना पुते हुए महल की छत पर, यानी कि ऐसा महल जिसपे चूना पुता हुआ है। चूना क्या करता है, देखो चूना व्हाइट कलर का होता है, तो वो क्या करता है, जो रूम हो गया, घर हो गया, उन सबको शीतल रखने में हेल्प करता है। तो चूना पुते हुए महल की छत पर, ये उस समय के हिसाब से बताया गया है, महल की छत पर जहां पर चांदनी छिटकी हो, यानी कि मून लाइट प्रॉपर आ रही हो, तो ऐसे स्थानों पर जो रात में है वो चंद्रमा के फ्रंट में हम लोग बैठ सकते हैं, छत वगैरह पे। ये विधान बताया गया है। फिर ग्रीष्म विहार क्या क्या बताया गया है। तो ग्रीष्म विहार में जो है वो मन को स्वस्थ रखना है। देखो, अगर बोला जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन जब तक स्वस्थ होगा तब तक शारीरिक हम लोग जितना भी वातावरण वगैरह है उससे हम लोग लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मन को स्वस्थ रखना है, क्योंकि गर्मी में जो है वो कभी कभी मन जो है वो विचलित होने लगता है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, पसीना बहुत निकलता है। तो मन को सबसे पहले स्वस्थ रखना है। उसके साथ साथ क्या करना है, चंदन का लेप लगाना है। तो चंदन का लेप जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर क्या करता है, फूल फूल और रत्नों की माला आदि को धारण कर सकते हैं। तो फूलों से खुशबू आदि बनी रहेगी, रत्न जो है वो शरीर को मन को ठंडा रखने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ देखो, हम लोगों ने पढ़ा था शरद ऋतु, हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में
जो है वो स्त्री संसर्ग के बारे में बताया गया था, जबकि ग्रीष्म ऋतु में स्त्री संसर्ग की मनाही कर दी गई है आचार्य वाग्भट जी द्वारा। फिर उसके बाद से हल्के एवं पतले वस्त्रों का सेवन बताया गया है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, हल्के एवं पतले वस्त्र पहनो। साथ ही साथ पंखों की हवा किया जा सकता है। तो पंखों की हवा जो है वो कमल के पत्तों के सीरियल वगैरह में हम लोगों ने देखा होगा कि राजा महाराजाओं के वो जो होते हैं दो दो जो असिस्टेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि कमल के पत्तों का हवा कर रहे हैं, कभी फूल का हवा कर रहे हैं, कभी मोर पंख लेके हवा कर रहे हैं। तो वो सब चीजें उस समय के हिसाब से बताई गई हैं कि पंखों आदि का हवा 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 किया जा सकता है। तो ग्रीष्म ऋतु में इतना ही था, और इसी के साथ ये लेक्चर अभी फिलहाल खत्म हो गया है। तो हम लोगों ने काफी शानदार तरीके से पूरा जो है वो आज 4 ऋतुएं कवर कर ली हैं। और 4 कौन कौन सी ऋतुएं हैं, तो हेमंत ऋतु हो गया, शिशिर ऋतु हो गया, वसंत ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया। अब 2 ऋतुएं बची हुई हैं। साथ ही जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में वर्षा और शरद के खत्म करने के हिसाब से देख लेंगे कि क्या क्या पॉइंट आ सकता है पेपर में। और वो जो मैं टेबुलर फॉर्म में याद करने के हिसाब से बता रहा था कि किस ऋतु में किस चीज का प्रकोप होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि शिशिर ऋतु में क्या होता है, कफ का संचय होता है। फिर वसंत ऋतु में वो प्रकोपित हो जाता है, तो उसको जीतना आवश्यक रहता है। उसी प्रकार जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में जो है वो वात वात जो है वो संचय हो जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में वात संचय होकर वर्षा ऋतु में प्रकोप करता है। तो कैसे संचय होता है, कैसे किस ऋतु में क्या क्या संचय होता है, तो ये हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक टेबल के फॉर्म में पढ़ लेंगे और खत्म करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कोई भी डाउट वगैरह आए तो फिर इंस्टाग्राम हैंडल दिया गया है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर होने वाला है, और ये चैप्टर इतना था ही नहीं फर्स्ट में ही। अब जितनी भी चीजें थी मैंने पहले ही बता रखी थी, और इसमें नॉर्मली हम लोग बस पढ़ते गए और खत्म होता गया। तो 2 ऋतु और बची हुई है, वर्षा और शरद, कुछ खास है नहीं, और ऐसे ही हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।